क्या क्या पढ़ना है? हमें एमसीक्यू पूरे करने हैं ना, 10 एक एमसीक्यू रहेंगे। यस Yes, सर। sir. यस सर। और इसके बाद हमें रेस्पिरेशन भी शुरू Yes, करना sir. है। यस, ओके। यस। सो यस, 5 मिनट्स का डिले मत करो यार। मैंने कितना तक टाइम बोला है? डोंट डिले 5 मिनट्स। हाँ, 5 मिनट जल्दी ही करो आप, एंटर करो। Anyway, we'll start our today's lecture. First of all, we have to finish questions from digestion and absorption PYQ, right? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक हुआ था ना हमारा? यस सर। Yes. Let us start the next question. Be quick. Let us start the new question. और मुझे व्हाट्सअप करना है आपको आंसर, यहाँ पे नहीं करना है। Can you see the question? यस सर। Yes, sir. यस। Some reason our goblet cells are non-functional. This will adversely affect. It is easy type वाला question, easy वाला question है। यस, एक का ही आंसर आया अभी तक। यस, कम ऑन फास्ट। 3 आए, तीन तीन लोगों ने आंसर करवा। यस, कम ऑन, 5 आंसर्स। सभी के सही है, सभी के सही है, एक का गलत है। कम ऑन फास्ट, बाकी के लोगों को भी करना है। यस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर डालना है, सिर्फ ऑप्शन नहीं डालना है। और ऑप्शन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का स्पेलिंग OPTION, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ना। जस्ट क्वेश्चन नंबर और ABCD वॉट एवर द आंसर। यस, क्वेश्चन बहुत इजी था। So if for some reason our goblet cells are non-functional, this will adversely affect the smooth movement of food. क्योंकि goblet cells क्या बनाते हैं? Goblet cells produces mucus. क्या बनाते हैं ये? क्या बनाते हैं? म्यूकस बनाते हैं, राइट ना? म्यूकस। यस सर। और म्यूकस इज रिक्वायर्ड फॉर lubrication, राइट? lubrication of the food passage, of the food passage, एलिमेंट्री कैनाल का जो पैसेज है उसको lubricate करता है, तो स्मूथ मूवमेंट होगा, राइट? यस सर। यस Yeah. सर। Now your next question is पहले 55 का आंसर करो, बाद में 56 का। नाउ दिस क्वेश्चन, यस कम ऑन, अभी तक किसी का नहीं आया।
यस, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल करेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये सबको आंसर करना है ना, बाकी के सब लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? 30, 35, 36 है पार्टिसिपेंट, ऑल मस्ट गिव द आंसर। एक ही आंसर करना है आपको, दो आंसर नहीं आएंगे। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके, आई एक्सप्लेन। देखो कि मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, फैट का डाइजेशन मोस्टली कहाँ पे होगा? द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द फैट डाइजेशन। सो फैट डाइजेशन क्या होता है? देखो, फैट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में, माउथ में तो कुछ भी नहीं होता, माउथ में नहीं होता बिल्कुल। अभी 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 इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो। इस तरह के क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ओके ठीक है, क्योंकि छोटा ये क्वेश्चन ना, कितना स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टमक जो होता है उसमें सिर्फ 1% फैट डाइजेशन होता है, 1% फैट डाइजेशन, और वो भी इनकम्प्लीट। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट वन डिओडिनम, डिओडिनम। सेकंड कौन सा है? बोलना है मेरे जेजुनम। साथ, सबको बोलना है ना, सबको बोलना है। जेजुनम। और थर्ड पार्ट इलियम। इलियम। देखो, तो डिओडिनम में मोस्ट डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। और ये 2 पार्ट में मोस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मोस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? यस सर। तो अभी क्वेश्चन किस लेवल पे है, किस लेवल पे क्वेश्चन है? देखो, अगर ऑप्शन ऐसा होता कि डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, मतलब इंटेस्टाइन के एक ही पार्ट का दिया होता तो अलग बात होती, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके, तो अलग बात होती। लेकिन क्या होता है कि इसमें स्टमक दिया है, रेक्टम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट दिया है, और ये 2 पार्ट दिए हैं। ये डिओडिनम इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी कोई कोई लोग को लगेगा ये हो सकता है, और कोई कोई लोग को लगेगा ये हो सकता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसका आंसर जो है वो एक्चुअली यही है। अभी ये क्यों है आंसर? व्हाई इट इज द मोर करेक्ट आंसर ओवर दिस? इसके लिए हमें फैट डाइजेशन का प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो कैसे होता है फैट डाइजेशन? फैट तो होता है ट्राइग्लिसराइड, राइट? यस सर। ट्राइग्लिसराइड, तो उसको पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो ब्रेक करते हैं डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, राइट? यस सर। और बाद में ये मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, राइट? इतना सबको क्लियर है ना? यस सर। और ये जो डाइजेशन है ना, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज वाला, ये और ये 2 स्टेप, वो किस में होगा? ये होगा ल्यूमेन में। मतलब ये सपोज इंटेस्टाइन है, ये उसका ल्यूमेन है, ये इसका म्यूकोजा माइक्रोविलाई, विलाई माइक्रोविलाई है। तो ल्यूमेन के अंदर हो जाएगा ये, और ये जो है फाइनल वो हो जाएगा नियर, दिस विल ऑकर नियर, इट विल ऑकर नियर विलाई एंड माइक्रोविलाई।
नियर विलाई एंड माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन, राइट। तो डिओडिनम में एक्चुअली कौन सा होता है डाइजेशन? डिओडिनम में फाइनल डाइजेशन नहीं होता, फाइनल डाइजेशन डिओडिनम में नहीं होता, डिओडिनम के ल्यूमेन में फाइनल डाइजेशन नहीं होता। ओके, वो तो इलियम और इसमें होता है, जेजुनम और एलियम में होता है फाइनल डाइजेशन, मतलब ये मोनोमर बनना। तो डिओडिनम में बेसिकली पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड यहाँ पे कौन काम करते हैं? बेसिकली यहाँ पे कौन काम करते हैं? मोस्टली पैनक्रियाटिक एंजाइम्स काम करते हैं यहाँ पे, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन वाला काम करते हैं, एंड बाइल जूस। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि डिओडिनम में ये फाइनल वाला डाइजेशन नहीं होता, ये भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इधर और एक क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन है, 56। अभी इसको आंसर कर लो। यस, मोस्टली पीपल करेक्ट। यस यस यस। तो दिस इज एंटेरोगैस्ट्रॉन, इसको और क्या नाम है? उसको और क्या बोलते हैं? एंट्रोगैस्ट्रॉन। इसको दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वो गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी फाइव क्वेश्चन आ गया, 45। Yes, sir. Sir. Yes, sir. अभी कोई लीडिंग नहीं हो रहा है ना? No, sir. यस, तो सोच लो और आंसर दे दो। बहुत जल्दबाजी में, मतलब अगर कोई बहुत छोटा क्वेश्चन है तो उसको कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो टाइम लेना चाहिए आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं बोलता कि जल्दबाजी करो और आंसर दे दो। और अभी आपको कोई एनसीईआरटी या कोई भी बुक खोल के नेट गूगल करके आंसर नहीं देना है, जो आपको समझ में आ रहा है उतना ही देना है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए, लेकिन कोई रेडीमेड आंसर नहीं देना है, आपको आता है वो देना है। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग? करेक्ट मैचिंग क्या है? करेक्ट मैच होना चाहिए, करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड एंड प्रोडक्ट। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पेप्सिन, पेप्सिन तो कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है ये? Pancreas. पैंक्रियास भी होता है पेप्सिन, ये होता है स्टमक के अंदर, स्टमक। देखो, पेप्सिनोजेन बनता है स्टमक की जो पेप्टिक सेल्स या मेन सेल्स होते हैं ना, चीफ सेल्स, वो पेप्सिनोजेन बनाते हैं। उस पेप्सिनोजेन को ब्रेक करके पेप्सिन बनाता है HCl, तो ये रॉन्ग हो गया। स्टमक में फैट्स का डाइजेशन नहीं होता एक्चुअली, बहुत कम होता है, 1%, मतलब इनसिग्निफिकेंट बोला एनसीईआरटी ने, इनसिग्निफिकेंट। तो ये तो नहीं आएगा, खुलेआम तो फैट डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक में, राइट। तो ये तो नहीं होगा। डिओडिनम में ट्राइग्लिसराइड, ट्रिप्सिन, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्टली मोनोग्लिसराइड नहीं होता, और ट्राइग्लिसराइड पे ट्रिप्सिन काम नहीं करता। ट्राइग्लिसराइड फैट्स है, ट्रिप्सिन प्रोटीज एंजाइम है, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और ये यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट दिया है, इट इज अ फैट, इट इज अ फैट, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो अभी यही बचा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च, अल्फा अमाइलेज, डाइसैकराइड माल्टोज। ये अमाइलेज कौन तैयार करता है? इट इज प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाटिक, इट इज अ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसको क्या बोलते हैं? अमाइलोप्सिन बोलते हैं, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन।
ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक ही लड़की है जो एक ही, सॉरी, कुछ ही थोड़े बच्चे हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब दिखा देते हैं कि वो लाइव लाइव है लेक्चर में। तो जस्ट फिजिकल प्रेजेंस होने से कुछ नहीं होगा, सबको जवाब देना होगा। जवाब मतलब सही नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको, लेकिन आप कम्युनिकेट करते रहना है, सबको इन्वॉल्व होना है, एक्टिव रहना है। सिर्फ मोबाइल में एंटर करने से नहीं होगा। देखो 40 कैंडिडेट अभी हो गए हैं, सबको मैं बोलता हूँ बेटा, सब लोगों को ये मतलब सीरियसली सिंसियरली पढ़ना है। तो अभी तो नए नहीं है लोग ना, अभी तो एटलीस्ट कोई तो कमेंट करो। समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, ऐसे न्यूट्रल मत बैठो, क्योंकि कुछ ही बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। ओके, Yes, sir. मैक्सिमम Yes, sir. लोगों को, सबको, मैक्सिमम नहीं बोलता, सबको इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना होगा ना, कोई ना कोई एटलीस्ट कोई आपको जो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है वो पूछ लो मेरे से, या जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए अभी। अभी देखो सबको आंसर करना है, सबको आंसर करना है। कितने आंसर आते हैं मेरे स्क्रीन पर? यस यस, कम ऑन। A person who is eating a boiled potato, his food content, boiled potato खा रहा है, उसके अंदर क्या है फूड में? यस, कम ऑन फास्ट। लैक्टोज कहाँ पे आ गया बेटा? ये पोटैटो में लैक्टोज कहाँ पे आया? लैक्टोज तो मिल्क में होता है ना, इट इज अ मिल्क शुगर। पोटैटो के अंदर सेल्यूलोज होता है। क्या होता है पोटैटो के अंदर? Starch. Starch. स्टार्च होता है ना। फिफ्टी परसेंट बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, बाकी 50% बच्चे कोई आंसर नहीं कर रहे। क्या होता है पोटैटो में? स्टार्च विच इज डाइजेस्टेड, क्योंकि बॉइल्ड है तो स्टार्च डाइजेस्ट होगा ना, कुक होगा। क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मिल्क में होता है लैक्टोज, उसके सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा लेकिन वो बहुत कम होगा, क्योंकि स्टार्च, सॉरी, पोटैटो के अंदर स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया। Yes, sir. यस, कम ऑन फास्ट, ये तो इजी है। रेनिन, रेनिन कहाँ पे काम करता है? यस,
दो आंसर सही आ गए। कौन फर्स्ट? कोई भी आंसर दे रहे हैं। माउथ में कहाँ से आ गया रेनिन? माउथ में तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, Yes, sir. तो माउथ में कहाँ से आ गया रेनिन? कोई भी बंद आंख करके आंसर मत दे दो यार, कोई तो आपको उसका रीजन मालूम होना चाहिए। देखो रेनिन कहाँ पे होता है? रेनिन इट इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट स्टमक। इन्फेंट्स के स्टमक में होता है, जो क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोटीन डाइजेशन। मिल्क प्रोटीन क्या है? मिल्क प्रोटीन केसीन। केसीन का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। Yes, sir. और ये कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है? Stomach. स्टमक। इन्फेंट्स के स्टमक में होता है। केसीन प्रोटीन इज द मिल्क प्रोटीन। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको केसीन बोलते हैं। तो केसीन को ब्रेक करना है तो रिनीन चाहिए, और वो इन्फेंट के स्टमक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आ गया आपकी स्क्रीन पर? Yes, sir. यस। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी तो मोस्टली करेक्ट ही आ रहा है। वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड। यस। दो तीन बच्चों ने गलत दे दिया है आंसर। यस, कम ऑन फास्ट। देखो ये क्या क्या है? अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स। इस सब में क्या होता है? इस सब में होता है प्रोटीन्स। एग्स है, मिल्क है, मीट है, लेंटिल्स है, ये सब प्रोटीन के सोर्स है। ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्स है। और प्रोटीन सोर्स कब है? प्रोटीन डिफिशियंसी में। तो इसमें प्रोटीन का कमी कहाँ पे है? क्वाशियोरकर पे। क्वाशियोरकर, इट इज अ प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, राइट। जो मरासमस है, मरासमस 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 है। क्या हो गया यार? उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तीनों का माल न्यूट्रिशन है। और जो क्वेशरकर है, उसमें होता है प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। Yes, sir. यस। वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड? मतलब कंप्लीटेड। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे फिनिश होता है?
इलियम पे, कहाँ पे होता है? लास्ट पार्ट में, इलियम में होता है। डिओडिनम में कैसे होगा यार? डिओडिनम के आगे भी ईशियम और इलियम भी है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। No, sir. No, sir. No, वेट sir. वेट वेट, आ गया ना? Yes, sir. यस, कम ऑन। मैच करना है आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। देखो देखो कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट। रेनिन, रेनिन क्या करता है? ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट? केसिन को डाइजेस्ट करता है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनाता है, राइट? इट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ऑक्सिनटिक सेल क्या करता है? ऑक्सिनटिक सेल्स बनाता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। और इसके बारे में तो आपको डायरेक्टली पता नहीं था, तो अभी ये बच गया, फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, राइट? Yes, Yes, sir. का sir. मतलब Yes, sir. A4B3। A4B3 कहाँ पे है? D. दोनों में है, बी और सी में है। इसमें है, इसमें भी है। तो अभी सी का लिखना पड़ेगा। सी क्या है? 1 है। C1 किधर आया? बी में आया, तो बी आंसर हुआ है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सर एक कब थर्ड है? सर ए का थर्ड नहीं होगा। सर डी। हाँ, सॉरी सॉरी, कहाँ पे? D, sir, D. हाँ, एक का तो थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा है ना, इधर थर्ड होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम लोग सही मिस किया ना, रेंजिन का मिल्क प्रोटीन, राइट? सो A3B4C1, A3, ये भी A3 था, ए और डी, इसमें 2 है, इसमें C1 है, तो डी हो गया 61 का डी, करेक्ट? Yes, sir. यस, सर ओके, वेरी गुड। उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन चेंज हो गया आपकी स्क्रीन पर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, यस, कम ऑन। जिनको कोलेस्टेरॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? फैट। फैट होता है ना, लिपिड होता है, लिपिड, राइट? तो जिनके बॉडी में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, उनको क्या एडवाइस करेंगे? घी, बटर एंड ऑयल तो यूज करने को बोलोगे क्या उनको? No, No, sir. 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 तो फैटी ऑयल एंड बटर यूज करने को बोलेगे क्या? No, sir. No, sir. No, sir. चीज, डालडा एंड घी? No, sir. No, sir. No, sir. तो ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मार्गारीन? Yes, sir. Yes, देखो sir. इस सब में तो फैट है ना, ABCD ऑल में फैट है। लेकिन जो घी, बटर एंड ऑयल है ना, वो मतलब घी और बटर, अगर बात की घी और बटर की, तो घी और बटर सैचुरेटेड फैट है ना। Yes, sir. और घी तो एनिमल फैट है, एनिमल फैट है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रहेगा। Yes, sir. उसके बाद बटर भी मोस्टली एनिमल से बनता है ना।
तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल रहेगा, सैचुरेटेड फैट रहेगा, और लास्ट में भी घी है Yes, sir. तो उसमें भी सैचुरेटेड फैट है। चीज तो अच्छा है, चीज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन उसमें घी भी देखा है ना लास्ट में। Yes, sir. हाँ, तो घी और बटर है सैचुरेटेड फैट हैविंग कोलेस्ट्रॉल। हाँ, आजकल जो मतलब बटर इससे भी मतलब प्लांट से भी बटर बनाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन वो स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है उनको कि द बटर विच इज मेड फ्रॉम द प्लांट। अगर मेंशन नहीं है बटर विच इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन, तो इसका मतलब है वो ट्रेडिशनल बटर है, वो एनिमल फैट के से बना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, बटर का sir. मतलब दोनों प्रकार के बटर होते हैं, मतलब प्लांट फैट के भी होते हैं, एनिमल फैट के भी होते हैं, मिल्क से बनते हैं। लेकिन प्लांट फैट ये ट्रेडिशनल नहीं है, एनिमल फैट से बनने वाले बटर ट्रेडिशनल है। अंडरस्टूड? तो अगर ट्रेडिशनल नहीं है तो उनको उनको उनका मतलब रेफरेंस देना पड़ेगा कि द बटर विच इज मेड फ्रॉम प्लांट, तो हम लोग मान के ले चलते कि ये बटर एनिमल फैट से ही है। तो अभी एनिमल फैट जहां जहां है वहां पे हमें नहीं करना है। तो ये हो गया अभी ग्राउंड नट ऑयल, क्योंकि प्लांट ऑयल जो होते हैं उनमें कम होता है कोलेस्ट्रॉल या नहीं होता कोलेस्ट्रॉल। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सब में तो फैट है, सब में फैट है। हाँ, अगर कोई पेशेंट को सपोज, ठीक है इतना डिटेल में नहीं जाते अभी इस क्वेश्चन में। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कम ऑन फॉर दिस क्वेश्चन। यस, कम ऑन फास्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है। स्टूल जो है, फीकल मैटर जो है, वो व्हाइटिश ग्रे कलर है, तो उसको व्हाइटिश ग्रे कलर का क्यों, किस लिए होता है? कोई कोई बच्चे ना कोई भी आंसर फेंक रहे हैं बिना सोचे समझे। तो अगर कोई अभी आंसर दे रहा है तो उसको आपको उसका मतलब रीजन मालूम होना चाहिए ना। ऐसे ही कोई टिक्का टिक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, ए या बी या सी या डी, समझ के लेना है ना उसका फंक्शन। तो ऐसे मतलब ऐसे गेसिंग से नहीं आंसर होगा। आपको पता नहीं है तो आप छोड़ दो उसको, कोई तो आपको उसको हिंट होना चाहिए। हाँ, हिंट है फिर भी गलत हो गया तो चलेगा, लेकिन कोई भी हिंट नहीं है, ऐसे ही आप तुक्का लगा रहे हो तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तुक्का नहीं लगाना है, हिंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ हिंट होना चाहिए आपके यहाँ। वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसके उसके नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, Yes. आपको ये आंसर क्यों लगता है इसका कोई ना कोई आपको एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूल ये व्हाइटिश ग्रे क्यों है? क्योंकि उसमें बिलिरुबिन बढ़ गया है। व्हाई इट इज व्हाइटिश ग्रे? बिकॉज इसमें बिलिवर्डिन बढ़ गया है। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जो है ना, ये बढ़ गया है। क्यों? बिलिवर्डिन कहाँ पे होता है? ये बाइल जूस में होता है। कहाँ पे होता है ये? Yes, sir. ये किस में होता है? बाइल जूस में होता है। और बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर। ओके, तो लीवर क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन आरबीसी होती है उसको ब्रेक करता है। अगर लीवर में कोई डैमेज है, मतलब जॉन्डिस है, क्या है? जॉन्डिस है, तो क्या बनाता है? ज्यादा आरबीसी ब्रेक करता है, ज्यादा बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बनता है। तो ज्यादा बनते हैं तो स्किन और आईज जो होते हैं वो येलोइश दिखने लगते हैं। ओके, और उसके Yes, sir. स्टूल का भी व्हाइटिश ग्रे कलर बन जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मली येलोइश या ब्राउन कलर रहता है ना स्टूल का, येलो ब्राउन, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होता है। जब बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बढ़ता है तो वो कलर जो होता है वो व्हाइटिश ग्रे बन जाता है। येलोइश ब्राउन से वो व्हाइटिश ग्रे बन जाता है। तो पहला वाला कलर जो है येलो ब्राउन, वो भी बिलिरुबिन बिलिवर्डिन की वजह से ही है। और जॉन्डिस में जो बढ़ जाता है बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, तो वो जो येलोइश जो ब्राउन कलर है वो व्हाइटिश ग्रे बन जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा अभी बिलिरुबिन ज्यादा है, बिलिवर्डिन ज्यादा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो ये डी हो गया। ओके, तो क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे। अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this will be the breathing and exchange of gases. So स्क्रीन पर आ गए आपके? Yes, sir. Yeah. Yes. So yeah. So my dear students, we are going to start with the new chapter today, and this is the breathing and exchange of gases. So it is one of the important topic from, I mean, chapter from your NCERT NEET biology, right? Yes, sir. Okay, तो अभी तक हमने कितने कितने चैप्टर किए? लिविंग वर्ल्ड करा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करा, और सेल साइकिल सेल डिवीजन करा, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करा। अभी नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका नाम है, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक चीज आपको मुझे मतलब रिमाइंड करनी है। आपको पता है ना, अभी जो ये आ रहा है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि आपका जो संडे का कमिंग संडे, उसमें बायो का चैप्टर टेस्ट है। डन? Yes, sir. Yes. आपको पता चला है क्या? No, sir. No, sir. ओके ओके, 1 मिनट, कहाँ पे गया वो मैसेज आया था? I'll tell you. यस, 5 फरवरी को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे चैप्टर टेस्ट है। अभी तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे टेस्ट हो गया था क्या आपका पिछली बार? हेलो? No, sir. No, sir. अभी तक सिर्फ हाँ, लिविंग वर्ल्ड पे ही आया है ना? Yes, sir. हाँ, लिविंग वर्ल्ड पे आपका एक चैप्टर टेस्ट हो गया और पार्ट टेस्ट हो गया ना? Yes, sir. पार्ट टेस्ट मतलब क्या हो रहा है? जब जिस टेस्ट में आपके 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। देखो, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट, बाद में पार्ट टेस्ट। ओके, तो और कुछ टाइप के होते हैं, वो बाद में आपको पता चलेंगे। तो अभी तक आपके 2 टाइप के हो गए। तो चैप्टर टेस्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर रहेगा। तो इस टाइम के संडे में आपका 5 फरवरी में आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे चैप्टर टेस्ट है। तो ये टॉपिक तो आपको करना है, उसके साथ आपको उसका भी रिवीजन करना है। ठीक है? एनसीईआरटी और मेरे स्लाइड के नोट्स है, वो यूज करने हैं। पीवाईक्यू मैंने जो करा है आपको वो यूज करने हैं। उसके साथ साथ आपके जो मतलब जो पिछले जो एमसीक्यू पीवाईक्यू हम लोगों ने नहीं कवर किए हैं, वो भी आपको करना है। कोई डाउट है तो पूछना है। और मैंने जो डीपीपी दिया है सेल का, उसका आंसर की भी दिया है, वो भी देखना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. So, यस। Yes. Yeah, so we'll proceed with this chapter, and the chapter is breathing and exchange of gases. तो ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उसमें इट इज चैप्टर नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो बच्चों कि इस चैप्टर का रिलेशन किस चैप्टर से है? जो हमने अभी तक पढ़ा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिशन, तो उससे भी ये रिलेट करता है। बायोमोलिक्यूल से रिलेट करता है। जो प्लांट फिजियोलॉजी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक टॉपिक है, उससे रिलेट करता है। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से भी रिलेट करता है। इससे डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक है, और बाकी के बहुत सारे टॉपिक से ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन ये चैप्टर जो है न्यूट्रिशन मतलब ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस चैप्टर से बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हार्मोनल एंड केमिकल कंट्रोल मतलब नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल, इससे भी रिलेट करता है चैप्टर। और इस चैप्टर से भी 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही है नीट में। ओके, तो 7 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, मैंने आपको पहले भी बोला है।
और उस 7 चैप्टर से हर से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के आने वाले हैं। ओके, कम से कम इतने तो आने वाले, 2 या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं कोई टाइम, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता कि 6-7 क्वेश्चन आ गए एक चैप्टर से, तो 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं। ओके, तो 7 into 3 मतलब 20 भी मान के चले तो 80 मार्क्स का वेटेज है ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो Yes, sir. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो कि न्यूट्रिशन से कैसे रिलेट करते हैं। देखो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन में क्या होता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हम लोग फूड खाते हैं तो उस फूड में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, मतलब पॉलीमर जो होते हैं, उसको ब्रेक करते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको बनाता है मोनोमर में। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, fats are broken down into fatty acids and glycerol, and starch or glycogens are broken down into glucose. Disaccharides like lactose is broken down into glucose and galactose. Sucrose is broken down into glucose, fructose, and maltose is broken down into glucose and glucose. तो इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलीमर है, डाइमर है या ऑलिगोमर है, उसको ब्रेक करके मोनोमर बनाता है, क्योंकि मोनोमर कैन बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड और into the lymph. Understand? तो जो ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड में, तो ब्लड सर्कुलेट करता है इस मोनोमर को, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, या और कोई सिंपल शुगर हो गया, या फिर आपका फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड्स। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो गया है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो ब्लड है वो सबको सब सेल्स के पास, सेल्स को ये न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में लेते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी के अंदर, वो भी ब्लड के अंदर चला जाता है। तो एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स, मोनोमर्स, और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, ये ब्लड में आता है, और ब्लड ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को सेल्स के पास पहुंचाता है। एक बार सेल्स को ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मिल गए, लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, तो सेल्स क्या करती है, सेल्स को एटीपी चाहिए। तो सेल्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ब्रेक करती है और एटीपी बनाती है। ओके, और वो एटीपी सेल के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड? यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, या फैटी एसिड्स को ब्रेक करने के लिए, या अमीनो एसिड को ब्रेक करने के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए सेल को? ऑक्सीजन चाहिए। Oxygen. तो ऑक्सीजन ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। Oxidation. और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? ऑक्सीजन करवाता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना आपको? द केमिकल sir. व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। तो न्यूट्रिएंट का या फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन किसने करवाया? ऑक्सीजन ने करवाया, और उससे बनी एटीपी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना बाय प्रोडक्ट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो टॉक्सिक है सेल के लिए, वो सेल वापस ब्लड को देती है, और ब्लड वापस लंग को देता है, और लंग वापस CO2 जो देता है एटमॉस्फेयर को वापस दे देता है, भेजता है पीछे। तो दिस इज द ब्रीदिंग एंड न्यूट्रिशन, और रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना, अब अगर इतना आपको कोई अंडरस्टैंड हो गया है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या यू कैन आस्क मी द डाउट, बट डोंट सिट न्यूट्रल। अब ये इस पे करना है, मुझे कोई आंसर नहीं करना है, ये भी इस पे करना है। यस, कम ऑन। इफ यू हैव अंडरस्टूड देन प्लीज, अदरवाइज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। नॉट कंपल्सरी कि आपको थम्स अप करना है, ये कंपल्सरी नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन फ्रैंकली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। यस, कम ऑन।
यस, अभी तक किसी कोई कोई बच्चों ने रिप्लाई नहीं करा है. यस, कम ऑन फास्ट. नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ रहे, न्यूट्रल मत रहो. डोंट सिट न्यूट्रल. आपको पार्टिसिपेट करना है. मैंने क्या क्या बोला अभी तक? देखो कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है. तो एब्सॉर्ब फूड है वो किसको मिलता है? ब्लड को मिलता है. और ब्लड किसको देता है? सेल को देता है. साथ साथ ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ब्लड को जाता है और ब्लड देता है सेल को. तो सेल को, हर एक जो सेल है बॉडी की, उनको ऑक्सीजन भी मिल गया और न्यूट्रिएंट भी मिल गए लाइक फूड. और उस फूड का फर्दर ब्रेक डाउन करना है. जो डाइजेशन में नहीं हुआ था वो ब्रेक डाउन सेल में होगा. ओके, उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन करना है तो सेल को चाहिए ऑक्सीजन. तो इधर ये जो दो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दोनों का काम हैंड इन हैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर. हैंड इन हैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको बोलना है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हो रहा है ना? Yes, तो sir. यस बोल दूंगा, कैटाबॉलिज्म बोल दूंगा बेटा बच्चों. हाँ, ऐसे पूछना मुझे अच्छा लगता है. अनुपम बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो वरी. जो भी समझ में नहीं आ रहा है यू आस्क मी. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? देखो क्या हुआ कि सेल के पास ग्लूकोज या अमीनो एसिड चले गए, तो सेल को उससे एनर्जी बनानी है. तो वो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का. ग्लूकोज के बॉन्ड में एनर्जी है तो ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज का बॉन्ड ब्रेक होता है. और बॉन्ड ब्रेकेज के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ओके, सो ऑक्सीजन क्या करेगा? उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा ग्लूकोज का या कोई भी मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उससे एनर्जी बनानी है, उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा. और उस बॉन्ड में जो छिपी है एनर्जी वो बाहर निकलेगी और उस एनर्जी से बनेगा एटीपी. उस एनर्जी से बनेगा एटीपी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनुपम किस नाम से कोई मतलब बच्चा है वो बोल दीजिए. आपको क्लियर है भी अनुपम? Yes, sir. हाँ, गुड गुड. तो उसको लिए ऑक्सीजन. तो इधर क्या है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो न्यूट्रिएंट का कुछ फायदा होगा क्या सेल को? नहीं No, होगा sir. ना. हाँ, मतलब डाइजेशन अपना काम कर रहा है और रेस्पिरेशन अपना काम कर रहा है. अभी हमें एक देखना है कि हमें ये चैप्टर ये बायोमॉलिक्यूल से कैसे रिलेट है, क्योंकि हमने बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज सब मॉलिक्यूल देखे ना. तो मॉलिक्यूल का ही ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे ही एनर्जी निकल रही है. तो मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता होना चाहिए. इजंट इट? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. या और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्या रिलेशन है? क्योंकि जैसे हर एक्टिविटी बॉडी की है वो कोई ना कोई कंट्रोल करता है. हमारा ब्रेन और हार्मोन कंट्रोल करते हैं. तो ब्रीदिंग का रेट कैसे कंट्रोल होता है ये भी हमें देखना होगा ना, क्योंकि हर मिनट में हम लोग 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग करते हैं. तो हाउ इट इज कंट्रोल्ड. और कुछ कुछ टाइम पे ब्रीदिंग का रेट बढ़ता है जब हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कोई मतलब रनिंग कर रहे हैं या कोई मतलब एक्टिविटी फास्ट कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग का रेट बढ़ता है ना. ज्यादा जोर जोर से हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं. लेकिन जब हम लोग सोए होते हैं, जब हम लोग रिलैक्स होते हैं या जो हम लोग उसे कुछ आराम से बैठे होते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम हमारा ब्रीदिंग का रेट कम हो जाता है. यू अंडरस्टूड? तो उसको बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो ये कम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम करता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम करवाता है. डन क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. उसके बाद हमें ना प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है रेस्पिरेशन, आपको पता होगा, राइट? Yes, यू sir. अंडरस्टूड? तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे पढ़ते हैं. पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोल दूंगा आशीष बेटा. हर्षी बोल दूंगा आपको, जरूर बोल दूंगा. यस, गुड क्वेश्चन. अभी इस पॉइंट को मुझे क्लियर करने दो. उस पे मैं आ जाऊंगा. ठीक है? तो अभी मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उस पे अभी ध्यान दो. तो मैं क्या बोल रहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपने एक पॉइंट देखा था, मतलब 3 प्रोसेस देखे, ग्लाइकोलिसिस
और बाद में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, ये देखा था ना हम लोगों ने, देखा है ना अपने प्लांट फिजियोलॉजी। Yes, sir. ओके, किसी को हुआ नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम। तो प्लांट में क्यों देखा है, देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उसके सेल के अंदर जो ऑक्सीजन उसके बॉडी में जाता है, कैसे जाता है? एनिमल वेरियस वे से ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन वेरियस वे से जाता है, स्टोमेटा से जाता है, लेंटिसेल से जाता है, और अलग अलग तरीके से जाता है। तो जो मतलब ऑक्सीजन का एंटर होना बॉडी में, ये डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग अलग बातें हैं, मतलब प्रोसेस है। लेकिन जो भी ऑक्सीजन उनके बॉडी में सेल के अंदर जाता है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज का या कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन जो है वो सेम ही होता है। उसमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे सेम, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो वो सेल के अंदर हो जाता है ना। जो ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो उसके बॉडी में चला जाता है, और बॉडी में हर एक सेल के अंदर जाता है। जो लाइव सेल है, लिविंग सेल है, उसके अंदर जाता है, और सेल के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ओके, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल ऑक्सीजन लेती है और सेल CO2 प्रोड्यूस करती है, इसके लिए उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तो एनिमल में भी हुआ, प्लांट में भी होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सब में ये हो गया। तो इसलिए वो ये चैप्टर उसमें उससे भी रिलेटेड है। अंडरस्टूड? अभी सब क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट वी सीन द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके ऊपर 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैप्टर समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें और कोई चैप्टर से इंटरेक्शन करवाना होगा, जो कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बायोमोलिक्यूल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड रेस्पिरेशन है, जो कि प्लांट में दिया है एक्चुअली, लेकिन दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स। देखो अभी मैंने एक बात की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन? ऑक्सीडेशन करने के लिए लेते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज। सो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन करना है, ग्लाइकोलिसिस करना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट उसके बीच में क्या करना है? क्रेब्स साइकिल करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेंज करवाना है। ये 3 प्रोसेस से ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी बाहर निकल जाती है और सेल को मिलती है, सेल उसका ATP बनाती है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. यस। तो कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यूज नहीं करते, उनके बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन वेदर दे यूज ऑक्सीजन और दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन। अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करता है ये ATP बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो उनको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज नहीं करता उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इजंट इट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये जो सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, उसके 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिनके बॉडी में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, मतलब जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है। कि ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई वही बता रहा हूँ ना बेटा, अभी दैट इज ओनली टेकिंग कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज नहीं करते उनको अनएरोबिक बोलते हैं। तो इनके बॉडी में सिर्फ सेल के अंदर सिर्फ उसके ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल होनी है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होनी है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जिनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं यूज करते, अनएरोबिक है, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, उनके बॉडी में उसके आगे वाला क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे नहीं होता। ओके, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस होता ही है पहले, उसके बाद ऑक्सीजन के यूज से क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसका मतलब है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता,
पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्लूकोज से सिर्फ एंड सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिनके अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनवाते हैं। केल्विन साइकिल इधर नहीं आएगा बेटा, केल्विन साइकिल इधर कैसे आएगा? केल्विन साइकिल डिफरेंट थिंग, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस पार्ट। सब साइकिल को मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना? ये साइकिल बड़े इजी होते हैं, एक्चुअली बहुत इजी होते हैं। ओके ठीक है, इधर नहीं है। केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोग रेस्पिरेशन देख रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको सबको क्लियर है? अभी आइडिया सबको क्लियर आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन नहीं रखा, सिर्फ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन एक्चुअली सेल के अंदर जो होता है ना, ऑक्सीडेशन। ओके, पहला पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, सॉरी ऑक्सीडेशन होता है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, तो ये जो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो उसके लिए सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज रेस्पिरेशन इन द प्लांट। तो प्लांट का अंदर रेस्पिरेशन, एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन, या कोई भी एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन सेम ही है। ओके, उसके एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, डू यू नो? यस, एक मिनट में हम लोग कब फिनिश करेंगे, बात को अधूरा नहीं छोड़ सकता है मैं। यस, कोई बताएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एनीबॉडी? यस, सेल के अंदर क्या क्या हो जाता है? पहला ग्लाइकोलिसिस, बाद में क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या होगा? Glycolysis. नॉट, नो नो नो, पहला स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ग्लाइकोलिसिस के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो ही नहीं ना, वो तो अनएरोबिक में भी हो रहा है, एरोबिक में हो रहा है, तो कॉमन पाथवे है। और ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब ग्लाइकोलिसिस ये अनएरोबिक है। तो एरोबिक का पहला स्टेप है क्रेब्स साइकिल और दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसमें ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, लेकिन वो तो अनएरोबिक में भी होता है ना, विदाउट ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ इज अनएरोबिक। तो एरोबिक का 2 ही स्टेप है, पहला क्रेब्स साइकिल, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। अंडरस्टूड? इतना सबको क्लियर है? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब इस इंट्रोडक्शन में हमने इतना ही देखा, मतलब बहुत देखा एक्चुअली, कि कैसे ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है और इसका लिमिटेशन क्या है। देखो, ये सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ये तो हम इस चैप्टर में नहीं देखने वाले। अगर इसको भी देखते ना, तो इस पूरे चैप्टर का नाम ही रेस्पिरेशन होगा। क्योंकि ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग मतलब क्या? ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, क्या है? ब्रीद इन ब्रीद आउट है। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट मतलब ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लिया, CO2 रिच एयर बाहर निकाला। और उसके बाद वो एक्सचेंज कैसे होता है? ओके, ऑक्सीजन जो आया वो सेल के अंदर कैसे जाता है, और CO2 जो सेल में बना वो सेल के बाहर कैसे जाता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है और CO2 कैसे बनता है, इसका हम लोग इस चैप्टर में नहीं देखने वाले। क्योंकि इसके लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट है, लेकिन एनिमल प्लांट एरोबिक में वो सेम ही होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसलिए हम ये सब चीजें सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, कैसे एटीपी बनता है, ये सेपरेट चैप्टर में देखना है, तो इसमें नहीं देखना है। लेकिन इस चैप्टर का उस चैप्टर से रिलेशन है। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सब और अब इतना Sir. सबको सबके दिमाग में बैठ गया है, तो दे कैन थम्स अप, अदरवाइज दे कैन आस्क मी क्वेश्चन। यस, कम ऑन फास्ट। यस, क्योंकि कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी, उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको।
ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका नाम यही क्यों है, कुछ अलग क्यों नहीं है, ये चैप्टर कौन से और चैप्टर से रिलेट करता है, किस तरह रिलेट करता है, तो उसका पूरा मतलब ये आपको जानना जरूरी है, तो भी उससे इंटरेस्ट पैदा होता है चैप्टर स्टडी करने में। ऐसा नहीं कि सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है, तो जानना है किस लिए है, सिलेबस में क्यों है, क्या रिलेशन है इसका, हमारे लाइफ में क्या रिलेशन है, डेली एक्टिविटी में क्या रिलेशन है। ओके गुड, तो हम लोग अभी रुकते हैं, कल से हम लोग इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को शुरू करेंगे। अभी आपका बेस पक्का हो गया है तो कोई बात नहीं, आपको आगे वाला इजीली आ जाएगा। क्लियर? सो विल स्टॉप हियर। Yes, sir. Yes, yes. Thank you. Thanks for joining. Good night, sir. Yeah. Good night, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Yes. Good night, sir.